हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो 17 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, उसके 2 लेक्चर हम लोग ने ऑलरेडी ख़त्म किए हैं। और उस 2 लेक्चर में हम लोग ने एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का 3rd लेक्चर चालू करेंगे, जिसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। Some cells in the body of living organisms are totipotent. लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसको टोटीपोटेंट बोला जाता है। अब ये टोटीपोटेंट क्या है वो देखते हैं। दैट इज इफ प्रोवाइडेड अ प्रॉपर इन्वायरमेंट अ न्यू ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो फ्रॉम दीज सेल्स। ओके, सो ये जो टोटीपोटेंट सेल्स है उसका मतलब क्या है, तो इन सेल को जब हम प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनके ग्रोथ के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो उन सेल से हम लोग न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर सकते हैं। ओके, और इसी कैरेक्टर को, इस एबिलिटी को, सेल की इस एबिलिटी को ही टोटीपोटेंट बोला जाता है। ओके, it was realized that with the help of this property of a cells, varieties of high yielding crops and new species of animals and various vaccines could be produced. ओके, सो ये जो टोटीपोटेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में जब स्टडी किया गया, तब ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग वैरायटीज़ ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप बना सकते हैं। ओके, एनिमल्स की न्यू स्पीशीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर वेरियस वैक्सीन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, एंड दिस लेड टू द राइज ऑफ न्यू ब्रांच इन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से बायोलॉजी में एक न्यू ब्रांच चालू हो गई जिसको बोला गया बायोटेक्नोलॉजी। सो इस बायोटेक्नोलॉजी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। द टेक्निक्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस एंड बाय हाइब्रिडाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर टुगेदर कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। मतलब बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ जेनेटिक चेंजेस करते हैं। और ये क्यों किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर ब्रीड का इम्प्रूवमेंट हो सके, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ सके, इसलिए यह टेक्निक यूज़ की जाती है और इसी को बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ओके, इट इंक्लूड्स द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ओके, आप लोगों ने बहुत सारे इंजीनियरिंग के ब्रांच देखे होंगे, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जीन का मैनिपुलेशन किया जाता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं जीन्स का कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है। अच्छा, टिश्यू कल्चर क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। Its uses are in the production of cash crops, improvements in a varieties of cash crop, increase in the ability of plant to withstand the environmental stresses, vaccine production, early diagnosis of congenital diseases, organ transplant, cancer research, production of artificial skin, cartilage, etc. in the laboratories. ओके, सो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो इन द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। क्रॉप्स के 2 टाइप होते हैं बेसिकली। एक होता है फूड क्रॉप और एक होता है कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप क्या होते हैं? ऐसे क्रॉप्स जिनसे हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, उनको सेल करके हम लोग उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे क्रॉप्स जो कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किए जाते हैं। ओके, सो इसमें कौन से क्रॉप आते हैं, तो कॉटन आता है, रबर आता है, शुगर केन आता है। ओके, सो इनके प्रोडक्शन में या फिर इम्प्रूवमेंट इन वैरायटीज़ ऑफ कैश क्रॉप, ये जो कैश क्रॉप है उनकी वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। इंक्रीज इन द एबिलिटीज़ ऑफ प्लांट टू विथस्टैंड द इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, लाइक क्लाइमेट वगैरह चेंज होता है, तो उस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में भी ये प्लांट ग्रो हो सके, ऐसी एबिलिटी इस बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इंक्रीज़ की जाती है। वैक्सीन प्रोडक्शन में यूज़ होती है टेक्नोलॉजी। डायग्नोसिस ऑफ कंजेनिटल डिजीजेस। कंजेनिटल डिजीजेस मतलब ऐसे डिजीज़ जो बाय बर्थ ही उस पर्सन में होते हैं। ओके, सो ये जो डिजीज़ रहते हैं उनका अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर रिसर्च, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल स्किन। जैसे कुछ स्किन पे बर्न वगैरह होते हैं, तो ऐसे बर्न वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए आर्टिफिशियल स्किन लैबोरेटरी में बनाई जाती है। ओके, सो ये बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस थे। नेक्स्ट देखते हैं टिश्यू कल्चर क्या है।
The ex vivo growth of cells or tissue in an aseptic and nutrient rich medium is called tissue culture. एक्स वीवो ग्रोथ, एक्स वीवो मतलब जो भी कुछ टिश्यू पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो उस ऑर्गेनिज्म, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के बाहर किया जाता है। ओके, उसको बोलते हैं एक्स वीवो। और इसके अपोजिट होता है इन वीवो। तो उसमें क्या किया जाता है, जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट होगा वो बॉडी के अंदर ही किया जाता है। लेकिन टिश्यू कल्चर में एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यू की जाती है, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के बाहर। ओके, इन एन असेप्टिक एंड न्यूट्रिएंट रिच मीडियम। असेप्टिक मीन्स फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। ओके, जो बैक्टीरिया वायरस से जो कंटामिनेशन होगा उससे फ्री। और न्यूट्रिएंट रिच मीडियम मतलब उस पर्टिकुलर प्लांट या फिर उस पर्टिकुलर एनिमल को उसकी ग्रोथ करने के लिए जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स लगेंगे, ऐसा एक मीडियम बनाया जाता है। ओके, सो एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज इन aseptic and nutrient rich medium is called tissue culture. Nowadays, a complete organisms can be developed from a single cell or from tissue with the help of tissue culture technique. ये जो tissue culture technique है उसकी हेल्प से हम एक complete organism डेवलप कर सकते हैं। A liquid, solid or gel-like medium prepared from agar which supplies the nutrients and energy necessary for tissue culture is used in this technique. ओके, सो टिश्यू कल्चर के लिए जो भी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अगार से प्रिपेयर किया जाता है, जो लिक्विड, सॉलिड या फिर जेल लाइक मीडियम होता है। अगार एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो रेड या फिर ग्रीन अलगी वगैरह होता है ना, उससे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, सो न्यूट्रिशन और एनर्जी के लिए इस अगार का यूज़ किया जाता है इन टिश्यू कल्चर। यहाँ पे कुछ वेरियस प्रोसेसेस दिए हैं टिश्यू कल्चर में क्या क्या होता है, सो वो देखते हैं। पहले तो सोर्स प्लांट लेते हैं, मतलब जिसका प्रोडक्शन हम लोग को करना है। ओके, फिर उस सोर्स प्लांट का बल्ब कॉर्न निकाला जाता है। बल्ब कॉर्न मतलब जो अंडरग्राउंड हिस्सा होता है। ओके, सपोज ये प्लांट है तो उसके से नीचे से राउंड सा शेप होता है ना, उसको बोलते हैं बल्ब। तो उस बल्ब को निकाल के उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दी जाती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, तो ये जो बल्ब है उसको एक असेप्टिक एंड न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रखा जाता है, दैट इज़ अगार। अगार में रखा जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम उसको अगार में से न्यूट्रिएंट और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो सेल्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उनका रिप्रोडक्शन होना चालू होता है। ओके, नेक्स्ट होता है शूटिंग एंड रूटिंग। ओके, रूट मीन्स जो अंडरग्राउंड वाला पार्ट होता है रूट, एंड शूट मीन्स जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट, मतलब लीव्स हो गए, उसका स्टेम हो गया। ओके, सो ये जो रूट्स और शूट्स होते हैं वो डेवलप होना चालू हो जाते हैं। जैसे वो डेवलप हो जाते हैं तो प्राइमरी हार्डनिंग की जाती है। प्राइमरी हार्डनिंग में क्या किया जाता है, ये जो अगार वाले मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में जो रूटिंग एंड शूटिंग हुई है प्लांट की, उसको निकाल के इन्वामेंटल कंडीशन में रखा जाता है। मीन्स जो आर्टिफिशियल कंडीशन में थे उसको इन्वामेंटल कंडीशन में लाया जाता है। जैसे प्लास्टिक के जो ट्रेज वगैरह रहते हैं उसमें सॉइल डाल के वहाँ पे प्राइमरी हार्डनिंग होती है। जो सेकेंडरी हार्डनिंग होती है वो प्राइमरी हार्डनिंग में जो कुछ भी प्लांट बन रहा है, छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन रहे हैं, उसको निकाल के एक्चुअल सॉइल में लगाया जाता है और उससे सोर्स प्लांट मिलता है। ओके, सो ये सोर्स प्लांट, बल्ब कॉर्न ऑफ द सोर्स प्लांट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, देन रिप्रोडक्शन, शूटिंग एंड रूटिंग, देन प्राइमरी हार्डनिंग एंड देन सेकेंडरी हार्डनिंग, ऐसी टिश्यू कल्चर की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है चेंज इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से एग्रीकल्चर मैनेजमेंट क्या क्या चेंज हो गए वो देखते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसको जीएम क्रॉप्स बोला जाता है, आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द चेंजेस इन अ डीएनए ऑफ नेचुरल क्रॉप्स। सो ये जो जीएम क्रॉप्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो जो नेचुरल क्रॉप होगा उसके डीएनए में कुछ चेंजेस किए जाते हैं।
ओके, नॉर्मली सच वैरायटीज़ आर नॉट फाउंड इन नेचर। सो ये जो जीएम क्रॉप्स बनते हैं उनमें जो वैरायटी होती है वो नेचुरली हम लोग को उस प्लांट में नहीं मिलती। दस न्यू वैरायटीज़ आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, और इसकी वजह से बहुत सारे वैरायटीज़, न्यू वैरायटीज़ हम लोग आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंट यूजफुल कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस इन सच अ वैरायटी। जीएम क्रॉप का, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का एम ही ये होता है कि प्लांट में ऐसे कैरेक्टर्स डालना, ऐसे वैरायटीज़ डालना जो उसमें नेचुरली पाए नहीं जाते। सेकेंड है एबिलिटी टू विथस्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। सम नेचुरली occurring varieties cannot withstand environmental stresses like frequently changing temperature, wet and dry famines, changing climate, etc. However, GM crops can grow in any of such adverse conditions. जो naturally occurring crops होते हैं वो जो इन्वामेंटल स्ट्रेस होता है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंज होना, वेट एंड ड्राई फेमिन्स मतलब जब गीला और सूखा पड़ जाता है, या फिर क्लाइमेट में कुछ चेंज होता है। ओके, सो ये जो इन्वामेंटल स्ट्रेस है उसमें नेचुरल जो क्रॉप होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ओके, लेकिन जो जीएम क्रॉप्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं, उनके ऊपर इस इन्वामेंटल स्ट्रेस का कुछ भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। ओके, इस इन्वामेंटल स्ट्रेस में भी वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। थर्ड वन इज एज अ जीएम क्रॉप्स आर रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट पैथोजेंस chemical weedicides, etc. The use of harmful chemicals like pesticides can be avoided. नेचुरल क्रॉप्स होते हैं उनके उनके ऊपर इंसेक्ट पैथोजेंस वगैरह होते हैं, वो अटैक करते हैं। लेकिन जो जीएम क्रॉप होते हैं उनको इस तरह से मॉडिफाइड किया जाता है कि वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, इंसेक्ट पेस्ट पैथोजेंस के रेजिस्टेंस हो जाते हैं। ओके, सो नेचुरल क्रॉप पे हम लोग को इंसेक्टिसाइड्स या फंगीसाइड्स वगैरह स्प्रे करने पड़ते हैं, और जीएम क्रॉप में एज दे आर रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट हम लोग को ये सब केमिकल्स जो है, हार्मफुल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओके, ड्यू टू यूज़ ऑफ सीड्स ऑफ जीएम क्रॉप्स देयर इज़ अ इम्प्रूवमेंट इन अ न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड डिक्रीज इन अ लॉस ऑफ क्रॉप। जीएम क्रॉप के सीड्स जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी होती है क्रॉप की, वो भी बढ़ जाती है। In this way, as the seeds of better quality of crops are being produced, the farmers all over the world are cultivating the GM crops on a large scale. High-yielding varieties of GM crops like banana, maize, rice, potato, soybean, tomato, cotton, apple, brinjal, papaya, beet, rose, tobacco, wheat, etc. are available. Pest resistance gene have been introduced in some of these GM crops. Okay, ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें पेस्ट रेजिस्टेंस एबिलिटी है। ये जो जीएम क्रॉप्स है उनमें पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स को इंट्रोड्यूस किया है। ओके, और उसमें आता है मेज, और जिसका जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड होने के बाद उसको नाम दिया है MON810 एंड MON863। पोटैटो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नाम दिया है एम्फ्लोरा। राइस है, उसमें गोल्डन राइस। सोयाबीन का है वेस्टाइव गोल्ड। टोमेटो वैशाली एंड कॉटन बीटी कॉटन। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन अ फ्लोरिकल्चर, नर्सरीज एंड फॉरेस्ट्री। जैसे एग्रीकल्चर होता है वैसे फ्लोरिकल्चर होता है जो पर्टिकुलरली फ्लावर्स के लिए होता है। नर्सरीज आपको तो पता है जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करते हैं, सेल करते हैं। ओके, और फॉरेस्ट्री, तो इन फ्लोरिकल्चर, नर्सरी और फॉरेस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस है वो देखते हैं। फर्स्ट है टिश्यू कल्चर कैन बी यूज टू ग्रो दोज प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल्स विच बेयर फ्लावर्स फ्रूट्स ऑफ एक्सलेंट क्वालिटी। ऐसे प्लांट्स जिनको फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं, तो ऐसे एक्सेलेंट क्वालिटी के प्लांट हम लोग टिश्यू कल्चर की हेल्प से ग्रो कर सकते हैं। फुली ग्रोन प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन। ओके, जो नेचुरल प्रोसेस होती है प्लांट के ग्रो होने की वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं तो प्लांट की फुल ग्रोथ होने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन में फुल ग्रोथ होती है उनकी। प्लांट्स कैन बी ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल even if means of pollination or germinating seeds are not available.
For example, orchids or the peach plant do not germinate, but these plants can easily be produced by the means of tissue culture. Okay, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें पॉलिनेशन और जर्मिनेटिंग सीड्स की ज़रूरत होती है. ओके, पॉलिनेशन क्या, तो फ्लावर्स में जो भी कुछ पॉलिन ग्रेन्स होते हैं तो उस पर जब मक्खी या फिर कुछ इंसेक्ट बैठता है, वो पॉलिन ग्रेन्स उस इंसेक्ट के पैर को या फिर मुंह को चिपक जाते हैं और वो बाद में दूसरे प्लांट पे बैठ जाता है, दूसरे फ्लावर पे बैठ जाता है और ऐसे उनका रिप्रोडक्शन होता है. ओके, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी या फिर टिश्यू कल्चर की हेल्प से जो हम उसको प्लांट को ग्रो करते हैं तो ये पॉलिनेशन और जर्मिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. In a bioreactor, cells can be grown in a more nutritive medium and protected from pathogens. Bioreactors are useful for producing the plantlets on a very large scale. एक बायोरिएक्टर होता है जिसमें इन सेल्स की ग्रोथ की जाती है, उसको एक न्यूट्रिटिव मीडियम देके और पैथोजेंस वगैरह जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करके. ओके, सो इस बायोरिएक्टर्स में हम लोग लार्ज स्केल में ऐसे प्लांटलेट्स जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं. लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग्स कैन बी प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज एंड मटेरियल. सो इस बायोरिएक्टर में हम लोग मिनिमम मटेरियल यूज़ करके लार्ज नंबर में प्लांटलेट्स छोटे छोटे पौधे प्रोड्यूस कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में. Usually, plant produced by tissue culture and genetic modification techniques are disease free. ओके, नेचुरल क्रॉप्स पे, प्लांट्स पे बहुत सारे डिजीज़ आते हैं. ओके, बीमारियाँ आती है, लेकिन जो जेनेटिकली इंजीनियर या फिर टिश्यू कल्चर की हेल्प से जो मॉडिफाइड प्लांट होते हैं वो डिजीज़ फ्री होते हैं. प्लांटलेट्स प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर आर द मेरिस्टेम एंड वायरस फ्री. ये वायरस फ्री भी होते हैं. Okay, seventh is embryos formed by the conventional hybridization technique between the two or more varieties may not grow fully for some reason. जो कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब जो नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें एक और दो स्पीशीज़ को आपस में इंटरब्रीड किया जाता है. ओके, सो कभी कभी क्या होता है, ये जो एम्ब्रियोज होते हैं वो उनकी फुल ग्रोथ नहीं होती ये नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन जब हम लोग एम्ब्रियोज टिश्यू कल्चर की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं तो उस एम्ब्रियो की कंप्लीट ग्रोथ होती है. नेक्स्ट है रेयर एंड endangered plants can be grown by tissue culture technique and can thus be protected from the extinction. Similarly, the various parts and seeds of such a plants can be preserved by tissue culture and those varieties can be protected. से प्लांट है उनकी वैरायटी अभी ख़त्म हो रही है या फिर वो कुछ डेंजर में है तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग टिश्यू कल्चर की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं और इनके जो पार्ट्स और जो कुछ सीड्स हो गए उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि आने वाले काल में हम उसको उनके वैरायटीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ये लास्ट पॉइंट था. आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इस चैप्टर का एकदम छोटा सा टॉपिक है एग्रो टूरिज़्म, वो सिर्फ बचा है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.